Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कशन अपना कंटिन्यू करते हैं, है ना। 2015 के पेपर को हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द टर्म इंड आर्क समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज़ द नेम ऑफ। अब देखो अगेन अ न्यूज़ क्वेश्चन, ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हम इस वर्ड को तोड़ देंगे। इंड आर्क की बात हो रही है ना, तो हमको अगर पता लगाना है कि क्या मतलब हो सकता है, तो हम इंड को हटा देते हैं और आर्क को हटा देते हैं। तो देखो ये कोई शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, किसी बड़े वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। इंड से क्या आ सकता है, इंडिया, है ना, इंड से इंडिया आ सकता है, यूपीएससी के पेपर में पूछा गया है। आर्क क्या होगा, आर्कटिक। आर्क से क्या आपके दिमाग में आ रहा है, आर्कटिक, तो ये कुछ इंडिया से रिलेटेड होगा और कोई आर्कटिक रीजन में कोई चीज़ हो रही होगी, है ना, उससे कोई न्यूज़ रिलेटेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कोई ऑप्शन है क्या। सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। एन इंडिजियसली डेवलप्ड रेडार सिस्टम इंडक्टेड इनटू इंडियन डिफेंस, ठीक है, इंडिया से रिलेट कर रहा है, बट इसमें कहीं आर्कटिक तो आ नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया, ये मतलब ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इंडिया सेटेलाइज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन रिम, अगेन इंडिया तो आ रहा है इसमें, बट आर्कटिक का कोई आर्कटिक रीजन का कोई मेंशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अ साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट सेटअप बाय इंडिया इन एंटार्क्टिक रीजन, देखो अब इसने खेल दिया आपके साथ, है ना। इंडिया दिया हुआ है बट एंटार्क्टिक रीजन दिया हुआ है। आप यहीं तक आओगे, आप देखोगे अरे वाह, हाँ इसमें तो आ रहा है, इंडिया आ गया है और एंटार्क्टिका भी आ गया है, बट हमको एंटार्क्टिका नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको आर्कटिक चाहिए। ये ARC किसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, आर्कटिक का ही हो सकता है शॉर्ट फॉर्म, है ना, ये आर्कटिक का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। और डी पढ़ते हैं, इंडियाज अंडर वाटर पे ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी द आर्कटिक रीजन, इसमें आ गया। देखो पूरे ऑप्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा हवा हवाई में मत मार के आना, ठीक है। तो इसमें इंडिया आ रहा है, इसमें आर्कटिक आ रहा है, तो क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया कि नहीं। इसमें कोई आपको बहुत हाई फाई नॉलेज की ज़रूरत थी क्या, नहीं थी आपको हाई फाई नॉलेज की ज़रूरत, और नहीं आपने ये न्यूज़ में पढ़ा होता, तब भी आप ये आराम से ये कर सकते थे लॉजिक लगा के कि ये इंडिया और आर्कटिक से रिलेटेड होगा। जिसमें भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें इंडिया और आर्कटिक है, वो ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया सही। आगे बढ़ते हैं। with reference to an organization known as BirdLife International, which of the following statement is are correct। अब देखो इसमें एक ट्रिक आपको बतानी है। कोई भी बॉडी जहाँ पे भी इंटरनेशनल लगा होता है, ठीक है, कोई भी बॉडी जहाँ पे इंटरनेशनल लगा होता है, वो क्या होते हैं, मोस्टली दे आर NGOs, ठीक है, दे आर नॉट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना, ठीक है। जहाँ कोई भी ऐसी बॉडी है जिसमें इंटरनेशनल लगा हुआ है, जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गया, या वेटलैंड इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, तो ये सारी बॉडीज़ ना मोस्टली NGOs होते हैं, ठीक है, मोस्टली दे आर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, जो NGOs जो साथ में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, नॉर्मल है ना, सही है, ये NGO है। अब देखो ये अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बाय पार्टिसिपेशन विद इंडस्ट्रीज, तो वो गलत हो जाता, ठीक है, वो ऑप्शन सरासर आप गलत कर देते, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि इट इज़ अ ग्लोबल पार्टिसिपेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि NGOs हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगेन बेकार स्टेटमेंट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहाँ से आया नहीं था। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो एक ग्लोबल वर्ड है, ठीक है, ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे UNEP, IUCN, इन सब ने दिया होगा, है ना, इन सब ने, आपको ऐसे इंस्टेंटली आना चाहिए कि इससे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, IUCN और UNEP, इन सब ने दिया होगा ये वर्ड। ये क्यों देगा, NGO को क्यों वर्ड देगा जो इतना फेमस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कोई ऐसी चीज़ होगी जो बर्ड से रिलेट कर रही होगी, बर्ड के कंजर्वेशन से, इस टाइप से होगा, कोई चीज़ ऐसी होगी, है ना, ये तो गलत है, ये गलत कर देते हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, थर्ड क्या है, इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, ठीक है, बर्ड से रिलेटेड है, बर्ड की बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो ये आंसर सही होगा, है ना, क्या ऑप्शन हो गया, C हो गया, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरियन सी। ये क्वेश्चन क्यों मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ मेडिटेरियन और रेड सी और ये सब डिस्कस किया था ना, उस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कितने सारे कि मेडिटेरियन सी को कौन सी कंट्री सराउंड करती है। तो पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
तो इसीलिए इन क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पुराने में, उनका रिपीट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट सिमिलर कंसेप्ट रिपीट हो जाता है, ठीक है। अब मेडिटेरियन सी का अगर आपने वो मैप देखा होगा जो पिछले लेक्चर्स में, तो हमने देखा था उसमें कौन सा ऐसा था देश जो नहीं आ रहा था, जॉर्डन डज नॉट ओपन टू मेडिटेरियन सी, है ना। जॉर्डन इधर कहीं है मिडिल ईस्ट में, यहाँ रेड सी रहता है ना, यहाँ पे है जॉर्डन। मेडिटेरियन तो इधर है, यहाँ पे सीरिया रहता है, लेबनन रहता है ना, ऐसे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्डन। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। ओके, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, द जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, ठीक है। अब देखो दो ऑप्शन है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में ये रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा है, ठीक है। एक में ये रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना बढ़ा है, समझ में आ रहा है। ग्रोथ रेट का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। मान लो पहले साल 10 प्रोड्यूस हुए, दूसरे साल 15 प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो तीसरे साल 20 प्रोड्यूस हुए, चौथे साल 25 प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो इधर ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट मतलब कितना परसेंटेज चेंज आया है, यहाँ पे कितना परसेंटेज चेंज आया है और यहाँ पे कितना परसेंटेज चेंज आया है। मान लो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5% आया, यहाँ पे कुछ आ गया 3%, यहाँ पे 2% आ गया, ठीक है। तो ग्रोथ रेट क्या कर रहा है, ग्रोथ रेट डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, समझ में आया, ग्रोथ रेट डिक्रीज़ कर रहा है। बट जीडीपी जो है, ये जो जीडीपी 15, जीडीपी क्या होता है, फाइनल कितने गुड्स एंड प्रोड्यूसेस गुड्स, फाइनल कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, यही होता है जीडीपी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो तो बढ़ रहा है, ठीक है, वो तो बढ़ रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि ग्रोथ रेट कम हो रहा हो, समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज़ स्टेडीली इंक्रीज्ड, स्टेडीली मतलब सेम कांस्टेंट स्लोप पे इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट डीकेड मतलब लास्ट 10 साल में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था कि रेट किसी भी चीज़ का पिछले 10 साल में कभी कॉन्स्टेंटली बढ़ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देखो बिज़नेस जो साइकिल होती है ना, जो हमारी बिज़नेस साइकिल होती है, वो हमेशा उसमें डिप्रेशन और रिसेशन आता रहता है। कभी भी वो 10 साल के लिए कांस्टेंट नहीं रहती है। हर 6-7 साल में कभी बूम आता है, कभी रिसेशन आता है। 6-7 साल में कभी एक टाइम बूम होगा, फिर अगले 6 साल में रिसेशन आ जाएगा। तो जब रिसेशन आता है तो जीडीपी का ग्रोथ रेट कैसे बढ़ सकता है, वो तो बढ़ ही नहीं सकता ना। जीडीपी बढ़ सकता है, मॉनेटरी वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज की है वो बढ़ सकती है, बट ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ रेट थोड़ी बढ़ेगा, समझ में आया, ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा क्या बोला, जीडीपी एट मार्केट प्राइजेस हैज स्टेडीली इंक्रीज। तो जीडीपी तो हमने बताया कि जीडीपी तो भाई बढ़ सकता है 10, 15, 20, 25, मतलब देखो जैसे जैसे अपनी इंडिया में जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है, तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट ऐसा हो सकता है उसका ग्रोथ रेट सेम ना हो, ग्रोथ रेट ज़रूरी नहीं है बढ़े, समझ में आ रहा है। बट ओवरऑल आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सही। क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग लगाने वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के पढ़ा होगा तभी करोगे, पढ़ थोड़ा बहुत अवेयरनेस और दिमाग खोल के काम करोगे ना तभी हो पाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अच्छा, बहुत ही वेग स्टेटमेंट लग रहा है ये तो, है ना, कि भाई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज़ है इट कैन बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसा तो कहीं है नहीं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, ये हो गया गलत। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ये भी गलत है। गवर्नर थोड़ी नॉमिनेट करता है चेयरमैन को, ठीक है। चेयरमैन तो आपस में सेलेक्ट होता है ना, अपने मेंबर्स उसके सेलेक्ट करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। क्या हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज़ अ प्रोविजन ऑफ, कहाँ प्रोविजन ऐसा दिया हो गया है। देखो मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें तो बहुत ही, ये चारों चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। प्रीएम्बल आपको बाय हार्ट रटा होना चाहिए, डीपीएसपी बाय हार्ट होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन चारों चैप्टर को आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ दी गई कि हमको अपने इंटीग्रिटी इंडिया की मेंटेन करनी है और यूनिटी को मेंटेन करना है। क्या हो सकता है ये एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है ना, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो ये कहाँ दी होगी, फंडामेंटल ड्यूटी में दी होगी ना, वहीं वहीं पे ये सब चीज़ें दी हुई हैं कि हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो अपने फ्लैग है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके प्रति हमको अपनी
रिस्पेक्ट शो करनी है ना। तो ये सब भी वहीं पे ही होगा कि इंटीग्रिटी और यूनिटी इंश्योर अपहोल्ड करनी है ना, ये भी वहीं होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है, ठीक है। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जो PRI सिस्टम है ना, इज़ टू एंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो है पंचायती राज सिस्टम का फंडामेंटल पूछा है, ठीक है। जो PRI आया था, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, ठीक है, तो जब ये लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही थी तो ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लाने का, क्यों लाए थे हम। तो देखो इसके लिए ना आपको थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए कि जब ये सबसे पहले आया कब था, 1882 में आया था, है ना। 1882 में लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने लाया था ये, है ना। उस टाइम क्या बात चल रही थी, उस टाइम लॉर्ड रिपन ये चीज़ लोकल बोर्ड्स करके नाम था, वो क्यों लाए थे, क्योंकि वो बोलना चाह रहे थे, लॉर्ड रिपन का कहना था कि हमको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, हमको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी इंडिया डेवलप होगा। लोगों के पास ग्राउंड लेवल पे पावर आनी चाहिए, समझ में आ रहा है। लोगों के पास ग्राउंड लेवल पे पावर आनी चाहिए, तभी जाके सोसाइटी डेवलप हो पाएगी। ये बेसिक मोटिव था उनका, ठीक है। तो बेसिक मोटिव ये था कि हमको लोगों को ज़्यादा पावर देनी है, लोगों का गवर्नेंस में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, क्योंकि आपको याद होगा कि ब्रिटिश जो है वो कभी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते थे, किसी भी चीज़ में आप देख लो, है ना। इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, ना ही वोटिंग राइट्स थे, ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन था। वो हमेशा खुद से कंट्रोल करना चाहते थे सब चीज़ों को, है ना। तो रिपन ने क्या बोला कि भाई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को आप पावर दो, ठीक है, तभी हो पाएगा। ये था मेन ऑब्जेक्टिव पंचायती राज सिस्टम का, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, हमने देखा हाँ लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है डेवलपमेंट में, गवर्नेंस में, वही है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, देखो ये ना मेन मकसद नहीं है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ क्या पूछा है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, वन ऑफ द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इसकी, ये आया तो इसकी वजह से पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो गई, बट इसकी वजह से PRI नहीं आया था, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए PRI नहीं आया था। PRI का मेजर ऑब्जेक्टिव जो था, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना उसका मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं था, उसकी वजह से ये हो गया, वो अलग बात है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, इसको गलत कर दो आप, पहला गया, दूसरा गया, और ये आखिरी पे चला गया। ऑप्शन क्या हो गया, C। बट हम फिर से पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये सही है। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, अगेन इट वाज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PRI, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फंडामेंटल आपको समझना है कि फंडामेंटल पूछा है इसमें, इसमें नॉर्मल चीज़ नहीं पूछा है। जनरली क्या होता है, हम हम ऐसे ऑप्शंस देखते हैं, हमको लगता है कि यार ये तो बहुत ही इन सब, ये सब PRI से ये सब तो हुआ ही है, तो जनरली लोग D मार के आते हैं, और बहुत लोगों ने D मारा भी था और गलत भी हुआ था, ठीक है। तो मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है कि इसमें फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव पूछा है, ना कि ये पूछा है कि PRI से हुआ क्या है ना। ये नहीं पूछा है उन्होंने, ये पूछा है कि PRI लाया क्यों गया था फर्स्ट प्लेस पे, ऑब्जेक्टिव क्या था, फंडामेंटली क्यों लाया गया था, वो पूछा है। तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाता है। इसीलिए आपको थोड़ा क्वेश्चन में टाइम दे के पढ़ना है उसको, ऐसे रैंडम नहीं पढ़ना है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर मेकिंग यू डू इट रॉन्ग, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन, और फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। हम ये ऐसे जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, तो उसको कभी मत छोड़ा करो, ठीक है। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, अगेन ओनली गलत हो गया। मेरे को लगता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये जो 2015 का क्वेश्चन है, अगेन 18 में फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो गलत है, ओनली आ गया, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो नहीं है। RBI भी कितनी मेजर्स लेता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्स इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। द RBI हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग, अगेन गलत, ठीक है। ये तो हमने बात ही किया कि RBI का रोल होता है। डिक्रीजिंग मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें प्राइस बढ़ जाता है कमोडिटी का, है ना। प्राइस बढ़ जाता है मतलब सप्लाई जो है, सॉरी, सप्लाई बहुत कम होती है, सप्लाई बहुत कम होती है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा रहता है उसको देने के लिए, इसलिए एक कमोडिटी को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारा पैसा होता है देने के लिए, इसीलिए इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब हमको अगर इसको बराबर लाना है, अगर हमको इसको बराबर लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पैसा इकोनॉमी से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो हमको इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालना होता है, हमको इकोनॉमी में पैसा कम करना होता है, यानी मार्केट से पैसा कम करना होता है। तो क्या करेंगे हम, डिक्रीज़ करेंगे मनी सर्कुलेशन,
पैसा ताकि मार्केट में कम हो, ताकि जब लोगों के पास पैसा कम हो तो वो कम पे करने के लिए कम पे करेंगे, और कम पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसका प्राइस जो है, कमोडिटी का प्राइस वो कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग मनी सप्लाई है, डिक्रीजिंग मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द बायो टॉयलेट्स यूज बाय द इंडियन रेलवेज कंसिडर द फॉलोइंग। बायो टॉयलेट्स की बात हो रही है ना। बायो टॉयलेट्स एक अच्छी चीज़ है ना। बायो मतलब ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली जो वेस्ट है उसको हम डिकम्पोज कर देंगे, है ना, यही मतलब है इसका। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह से कर देंगे कम डिकम्पोज, वही बोल रहा है। तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने वाला है, उसके लिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन बायो टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय फंगल इन कोलम। फंगस से होता है क्या? फंगस थोड़ी होता है। डिकम्पोजिशन कौन करता है? डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया करता है, ना कि फंगस करता है ना। बैक्टीरिया करता है ना डिकम्पोजिशन, कि फंगस करता है? बैक्टीरिया करता है डिकम्पोजिशन, तो ये गलत हो गया। अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट्स इन दिस डिकम्पोजिशन विच रिलीज इन टू द एटमॉस्फेयर। अगेन गलत, सिर्फ अमोनिया और वाटर वेपर रिलीज होता है तो गलत है, तो क्या हो जाएगा? डी। ओनली आ गया ना, ओनली तो गलत होता है। देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट ईयर आफ्टर ईयर। अच्छा देखो, ये पीछे डिस्कस किया है हमने, है ना, फिर से रिपीट हुआ, ये रिपीटेड इन 2016। मैं बताया था ना आपको, मैंने उस समय जब ये 2016 का पेपर डिस्कस करा तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये 2015 से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से, मतलब चेंज भी नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, मतलब समझ रहे हो, ऐसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है PYQ को एनालिसिस करना, तो सारी सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखिए और सारे ऑप्शन को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, तो आपके 20 नंबर तो ऐसे ही ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द डिक्रीज इन टैक्स टू GDP रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है? टैक्स टू GDP, मतलब इसका रेशियो है टैक्स टू GDP, इस रेशियो की बात हो रही है। ठीक है, इस रेशियो की बात हो रही है, इसमें हमको डिक्रीज़ करना है, इसको हमको डिक्रीज़ करना है। ठीक है, इसको हमको डिक्रीज़ करना है, उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा खुद से भी एनालिसिस करते हैं, इसको कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसको हम कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं? या तो टैक्स कलेक्शन डिक्रीज़ हो जाए हमारा, है ना, या तो टैक्स कलेक्शन डिक्रीज़ हो जाए, या फिर GDP बढ़ जाए, है ना, GDP बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो पूरा रेशियो कम हो जाएगा, है ना, या फिर न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो हमारा पूरा रेशियो कम हो जाएगा। ये हम बेसिक इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या बोल रहा है। स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगर कम होगा तो क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम होता है तो मतलब मेरा GDP कम हो रहा है ना। GDP मेरा कम हो रहा है, यही मतलब तो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम होने का। अगर GDP कम होगा तो रेशियो तो बढ़ जाएगा, रेशियो कम थोड़ी होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, क्या बोला है कि नेशनल इनकम जो है वो ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास कम पैसा है। अच्छा, ओके। तो इससे क्या हो सकता है? अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो क्या हो सकता है? डिक्रीज इन द टैक्स टू GDP रेशियो। डिक्रीज मतलब कब हो सकता है? डिक्रीज तब हो सकता है जब आप टैक्स जो है आपका कलेक्शन कम हो, टैक्स का मतलब टोटल टोटल कलेक्शन कम हो, तभी हो सकता है ना। डिक्रीज कभी होगा जब ईयर ऑन ईयर हो, है ना। ईयर ऑन ईयर अगर पिछले साल आपका टैक्स कुछ आया था, है ना, पर्टिकुलर टैक्स आया था, और फिर दूसरे साल आपका टैक्स दूसरे साल कम हो गया, टैक्स कलेक्शन कम हो गया, तभी होगा, है ना। बट लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होने से क्या होगा? अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कम है तो उससे क्या होगा? टैक्स कलेक्शन कम होगा क्या? टैक्स कलेक्शन कम हो सकता है बट ईयर ऑन ईयर तो कम नहीं होगा, है ना। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ईयर ऑन ईयर जो है वो टैक्स का कलेक्शन कम होगा तो पूरा रेशियो डिक्रीज़ होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, है ना। हो सकता है भाई कॉरपोरेशन टैक्स ज़्यादा है किसी साल तो, है ना, तो ऐसा डिक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि ईयर ऑन ईयर डिक्रीज़ हो रहा है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। चेंज इन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस विद द चेंज इन GDP शोज टैक्स बॉयंसी। इसको जो ये रेशियो है उसको टैक्स बॉयंसी बोलते हैं। टैक्स बॉयंसी कैन बी अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, लेस एफिशिएंट मेथड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, मतलब जिसमें जिस भी मेथड से आपका टैक्स कलेक्शन कम हो रहा हो, ठीक है, तो उससे टैक्स बॉयंसी कम होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है तो उससे टैक्स कम होगा, टैक्स कोई अवॉइड कर रहा है तो टैक्स कम होगा, है ना। लॉन्ग टर्म रीजंस आर स्ट्रक्चरल रीजंस, मतलब लॉन्ग टर्म में ईयर ऑन ईयर, जैसे मैं बात कर रहा था ना आपसे, ईयर ऑन ईयर कब डिक्रीज हो सकता है ये? जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक फैक्टर है उसमें, ऑब्वियसली एक फैक्टर है उसमें। जनरली लेस और ग्रेटर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हैपेंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है,
If distribution of national income is not equitable, it may mean a perennial low tax, but not a decrease in the tax over the years. A decrease in the tax GDP is a short term phenomena. समझ में आया कि जो डिक्रीज़ है ये टैक्स टू जीडीपी ये शॉर्ट टर्म में होता है, 1 साल में हो रहा है ना, मैक्सिमम 2 साल में हो रहा है, बट ईयर ऑन ईयर ओवर अ डिकेड कम होगा, ये गलत चीज़ है, ठीक है। लो टैक्स टू जीडीपी हो सकता है इसमें जिसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट डिक्रीज होना दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है, ठीक है, मान सकते हैं आप गलत कर सकते हो, ठीक है, इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज़ द रीज़न? अगेन साइक्लोन इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक। साइक्लोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन की कंडीशंस ओरिजिनेट होने की, क्यों साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया ताकि आपका रिवाइज हो जाए। क्या बोला कि साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक कहाँ है अपना, ये जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका के ये वाला कोस्ट की बात कर रहा है ना, ये वाले कोस्ट की बात कर रहा है। साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इधर बात कर रहा है, इधर अंटार्कटिका आ जाता है अपना, है ना, इधर साउथ ईस्टर्न है और अटलांटिक हमारा इधर है ना, इंडिया अपना ये है और साउथ अटलांटिक अपना ये नीचे है, ठीक है, और इक्वेटर यहाँ से पास होता है, ठीक है, ये अपना इक्वेटर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ अ रीज़न, ऐसा वहाँ पे साइक्लोन क्यों ओरिजिनेट नहीं होता है, यहाँ पे साइक्लोन क्यों ओरिजिनेट नहीं होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो, टेम्परेचर तो लो होता है, सदर्न साइड में है टेम्परेचर तो लो होता है, और हमको पता है कि साइक्लोन के बनने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, इतना तो लगभग होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, तभी तो हॉट होता है, तभी तो इवेपोरेशन होता है और लो प्रेशर क्रिएट होता है ना, लो प्रेशर तभी क्रिएट होता है, तो ठंडा तो रहता है पानी इधर, तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा पढ़ते हैं, ITCZ सेल्डमली ऑकर्स। ITCZ क्या होता है? लो प्रेशर का एरिया होता है, बट क्या ITCZ से साइक्लोन बनता है? क्या ITCZ से नहीं बनता है। साइक्लोन कब बनता है? जब टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इवेपोरेशन होने लगता है, इवेपोरेशन होने लगता है तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर से ये और ज़्यादा विंड्स को अपनी तरफ खींचता है, हाई टू लो जाती है ना विंड, तो और ज़्यादा विंड्स को खींचता है, इस वजह से साइक्लोन बनता है। ITCZ का रोल नहीं रहता उसमें, ठीक है, तो ये गलत हो गया। कोरियोलिस फोर्सेस टू वीक, ऐसा तो नहीं है, कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे काफ़ी लगता है ना। कोरियोलिस फोर्स कहाँ कम होता है? इक्वेटर पे। अगर ये इक्वेटर की बात कर रहा होता तो मैं मान सकता था, बट ये इक्वेटर तो है नहीं, इक्वेटर से तो दूर है साउथ अटलांटिक, तो ये भी गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन, ऐसा तो है नहीं, एब्सेंस ऑफ लैंड तो है नहीं, यहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ फिर ऑस्ट्रेलिया भी आता है इधर, है ना, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन हो गया इसका आंसर सही, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है, गलत कर सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी है गलत हो जाए, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और ध्यान से पहले साइक्लोन के बारे में क्वेश्चन आए तो पहले कंडीशंस लिखो, क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें साइक्लोन बनते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन उसी पे पूछे जाते हैं, ठीक है। Which of the following national parks is unique in being a swamp with floating vegetation that supports a rich biodiversity? कहाँ पे ऐसी floating vegetation पाई जाती है? तो वर्ल्ड में एक ही ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है, दैट इज़ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये याद होना चाहिए आपको। केबुल मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ही ऐसा है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, बाकी सब नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको बाकी सब जो हैं भीतरकनिका, केवलादेव, सुल्तानपुर, इन सब का लोकेशन मार्क करना है और वहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ मिलती है, कौन कौन से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन कौन सी रिवर पास करती है वहाँ से, क्योंकि UPSC यही करता है। अभी केबुल लामजाओ पूछा है, बाद में जाके भीतरकनिका पूछ देगा, फिर उसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेगा, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, जितने भी ऑप्शंस हैं उसका आपको सब पता होना चाहिए कि कहाँ क्या मिलता है, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो पढ़ लो, बाकी नहीं पढ़ पा रहे हो एटलीस्ट इतना तो पढ़ लो जो ऑप्शंस में है, ठीक है। तो आपका प्रायोरिटी ऐसा होना चाहिए कि जो पिछले क्वेश्चंस में ऑप्शंस आए हैं पहले उनके नेशनल पार्क और रिवर्स पढ़ो, बाद में जाके आपको अपना जो एडवांस स्टडी करना है वो करो, पहले कम से कम बेसिक तो पढ़ो, ठीक है। विद रेफरेंस टू द IUCN एंड साइट्स, IUCN और साइट्स की बात की गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। IUCN इज़ एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बकवास स्टेटमेंट, ऑर्गन तो है नहीं IUCN इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, UN का ऑर्गन तो है नहीं, UN का ऑर्गन होता तो बहुत बड़ी बात होती है ना, पता होता हमको, तो पहला गलत है, पहला गलत कर दो, क्या ऑप्शन आ गया? B आ गया, है ना। IUCN तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, UN का पार्ट थोड़ी है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।